जब भी मेरी शादी होती तो शादी की रात ही मेरे पिताजी मेरे पति को 50 लाख रुपए देकर कहते, मेरी बेटी को तलाक दे दो। मैं अब तक कई तलाकें ले चुकी थी, मगर हमेशा पिताजी मेरी ज़बरदस्ती शादी कराकर तलाक दिलवा देते और वजह कुछ भी नहीं बताते। लेकिन माँ मुझे उसी रात मीठा शरबत देती, जिसको पीते ही मैं सो जाती थी, और सुबह जब आँख खुलती तो हर कोई मुझे अजीब सी नज़रों से देखता। इस बार मैंने सोच लिया था कि मैं शरबत पीने का नाटक करूंगी। जैसे ही मैं सोने का नाटक करने लगी तो मेरे पांव तले से ज़मीन निकल गई, क्योंकि मेरा पति मेरे रूबरू बैठा मुझे बड़े गौर से देख रहा था, जबकि मैं शादी की सेज पर दुल्हन बनी बैठी खुद में ही सिमटी चली जा रही थी। मैं इंतज़ार कर रही थी कि वो मेरी खूबसूरती में तारीफ़ों के पुल बांधे, मगर उसे यूं बैठे बैठे जब बड़ी देर हो गई तो मैंने अपना घूंघट उठाकर देखा तो मैं बोल पड़ी कि क्या बात है, आप मुझे इस तरीके से घूर घूर कर क्यों देख रहे हो। रवि की नज़रें अभी भी मेरे चेहरे पर जमी हुई थीं। वो कहने लगा कि तुम बेहद हसीन हो श्वेता। 2 महीने पहले हमारी मंगनी हुई थी। तुमसे पहले भी मेरी माँ मेरे लिए कई लड़कियों के रिश्ते लेकर जा चुकी थी, मगर मुझे कोई भी लड़की पसंद नहीं आती थी। जब मैंने तुम्हारा फ़ोटो देखा तो एक पल के लिए वो लम्हा थम सा गया था। मुझे तो समझ ही नहीं आता कि कोई इतना खूबसूरत कैसे हो सकता है। रवि मेरी तारीफ़ करने लगा तो मेरी जान में जान आई। मैं अब मुस्कुराते हुए उसकी बातें सुनने लगी। मुझे उसकी बातें सुनना उस वक्त बहुत अच्छा लग रहा था। वो बोलता चला जा रहा था और मैं सुकून से उसकी बातें सुनती जा रही थी। श्वेता, मैंने माँ से कहा कि मुझे ये लड़की दिलो जान से पसंद है। माँ ने भी भगवान का शुक्र किया कि चलो अब मेरे बेटे का घर बस जाएगा। मैं अपने माँ बाप का इकलौता बेटा हूँ, इसीलिए उनको मेरी शादी की बहुत जल्दी थी। मैंने भी कहा कि चट मंगनी और पट बिया कर दो, और मैं ज़्यादा इंतज़ार नहीं कर सकता। और मेरी माँ ने मेरी बात मान ली, और अब देखो ना कि तुम मेरी दुल्हन बनी सेज पर बैठी हो मेरे सामने। और पिछले 2 महीने मुझसे बिल्कुल भी नहीं कट रहे थे। मैंने एक एक दिन गिन गिन के गुजारा था। तुमसे फ़ोन पर बात करता था तो जी चाहता था कि तुम्हें अपने पास ले आऊं। श्वेता, आज मेरे दिल की तमाम ख्वाहिश पूरी हो चुकी हैं, मगर अफसोस तो इस बात का है कि मैं तुम्हें हासिल करने की कोशिश भी ढंग से नहीं कर सका, और अब जुदा होने का वक्त भी आ गया है। रवि की आखिरी बातें सुनकर मैं चौंक सी गई। मैं बोली, रवि, आप ये क्या कह रहे हो? भगवान न करे कि हम कभी अलग हों। रवि ने अफसोस से मुझे देखा था। फिर वो बोला, मैं जब से कमरे में आया था इसी बात को सोच रहा हूँ कि तुम ज़्यादा अहम हो या फिर 50 लाख। मेरे दिल ने तुम्हारा नाम लिया है, मगर दिमाग कहता है कि 50 लाख कोई छोटी रकम नहीं है। अगर मैं सारी ज़िंदगी भी कमाता रहूँगा तो भी 50 लाख इकट्ठा नहीं कर पाऊँगा। मैं हैरत से बोली, कौन से 50 लाख और कहाँ से आए? तो इस पर रवि कहने लगा, तुम्हारे पिताजी ने विदाई के वक्त मुझे दिए थे कि तुम जिस तरह मेरी बेटी को विदा करके ले जा रहे हो, अगर उसी तरह उसे तलाक देकर मेरे घर वापस छोड़ जाओगे तो मैं तुम्हें पूरे 50 लाख रुपए दूंगा। मुझे रवि की बात सुनकर बहुत गुस्सा आ गया था। मैं बोली, आपका दिमाग तो ठीक है ना? मेरे पिताजी मेरी शादी के लिए किस कदर फिक्रमंद थे ये आप नहीं जानते। उन्होंने बड़ी छानबीन कर मेरा रिश्ता तय किया था, क्योंकि पिताजी कहते थे कि श्वेता, ये शादी उम्र भर का बंधन होता है, इसलिए मैं बहुत सोच समझकर तुम्हारी शादी करूँगा। अब ऐसा कैसे हो सकता है कि मेरे ही पिताजी मेरी तलाक दिलवाना चाहते हैं? आप यकीनन मेरे साथ कोई भद्दा मजाक कर रहे हैं, मगर मैं आपको साफ साफ बता दूं, मुझे इस किस्म का मजाक बिल्कुल भी पसंद नहीं। ये बात सच है कि मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, मगर इस मजाक की वजह से अगर मैं आपसे रूठ गई ना तो कभी नहीं मानूंगी। रवि बोला, प्यारी श्वेता, तुम मुझे माफ़ कर देना, मगर मैं बहुत मजबूर हो चुका हूँ, इसीलिए मैं अपने पूरे होशो हवास में तुम्हें तलाक देता हूँ। रवि ने एक ही सांस में सब कुछ कहकर मुझे खुद से अलग कर दिया, जबकि मैं उससे मिन्नतें करने लगी थी। मैंने तो कभी ख्वाब में भी ये नहीं सोचा था कि मेरे साथ ऐसा भी हो सकता है। शादी के सेज पर ही मुझे तलाक मिल जाएगी। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे तो रवि बोला, बस बस, अभी रोने का वक्त नहीं है यार। मुझे डर है कि तुम्हारे पिताजी अब अपना फ़ैसला न बदल लें।
ये ना हो कि मुझे 50 लाख रुपए में से एक फूटी कौड़ी भी ना मिले। चलो जल्दी जल्दी उठो, मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ कर आता हूँ। मुझसे हिला भी नहीं जा रहा था, मगर रवि ने मेरा हाथ पकड़ लिया और मुझे घसीटते हुए अपने साथ बाहर ले आया और गाड़ी में बैठाकर मेरे घर के दरवाजे तक ले आया। रवि ने बैल बजाई तो दरवाज़ा पिताजी ने ही खोला था। पिताजी की तरफ देखकर रवि बोला, ये ले अंकल आपकी अमानत, अब मुझे मेरी रकम दे दें ताकि मैं यहाँ से चला जाऊँ। मेरी आंखों के सामने मेरे पिताजी ने रवि को नोटों से भरा हुआ एक बैग दे दिया था। रवि वापस चला गया तो पिताजी मेरा हाथ थामकर मुझे घर के अंदर ले आए थे। उन्होंने मुझे सोफे पर बैठाया और मेरा हाथ थामकर कहने लगे कि भगवान का लाख लाख शुक्र है, उसने तुम्हारी ज़िंदगी तबाह होने से बचा ली। मैं अब फूट फूट कर रोने लगी थी। मैं बोली, पिताजी मुझे बताइए ये आपने मेरे साथ क्या किया है? आपने मुझे रुस्वा क्यों कर दिया? मैंने तो सुना था कि पिता अपनी बेटियों के घर बसाने की खातिर बहुत कुछ कर जाते हैं, मगर आपने तो मेरे पति को 50 लाख रुपए देकर मेरी तलाक करवा दी। मैं अब तलाक का ठप्पा माथे पर सजाकर कहाँ फिरूंगी? रोते रोते मेरी हिचकियाँ बंध गई थी। इतनी देर में माँ मेरे लिए मीठा शरबत बनाकर ले आई और मुझसे कहने लगी, मेरी बेटी ये शरबत पी लो। माँ की बात सुनकर मैं चीख पड़ी थी। मैं बोली, माँ मेरा घर उजड़ गया है, मैं शादी की पहली रात ही तलाक लेकर घर वापस आ चुकी हूँ। इस सब के पीछे कोई और नहीं बल्कि मेरा खुद का सगा बाप है। ऐसे में आप मुझे दिलासा देने के बजाय, अपने पति का गिरेबान पकड़ने के बजाय मेरे लिए मीठा शरबत ले आई हैं। मुझे बताइए, क्या यहाँ पर कोई मजाक हो रहा है? माँ ने मेरे दोनों हाथ थाम लिए थे, जबकि पिताजी बोले कि श्वेता, जब तुम्हारे फेरे रवि के साथ हो चुके थे, उस वक्त एक रिश्तेदार ने मेरे कान में आकर मुझे बताया था कि रवि और उसके घरवाले फ्रॉड हैं। रवि तुमसे पहले भी कई लड़कियों से शादी कर चुका है। ये सब सुनकर तो मैं हैरत में पड़ गया था, मगर मैंने सोचा कि शायद ये झूठी खबर हो, इसीलिए मैंने अपने ज़रिए से पता लगाया तो मुझे मालूम हुआ कि रवि सच में अच्छा लड़का नहीं है जो तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद कर देता। तुम मेरी इकलौती बेटी हो, खुद ही बताओ मैं तुम्हारी ज़िंदगी तबाह होते हुए कैसे देख सकता था? मैं गुस्से से बोल पड़ी, पिताजी पहले आपके ज़रिए कहाँ मरे हुए थे? आपने पहले इस बात की जांच पड़ताल क्यों नहीं कराई? मंगनी टूट जाती तो भी मुझे इतना दुख नहीं होता। अब तो मैं शादी के बाद तलाक लेकर आई हूँ, अपनी सहेलियों को क्या मुंह दिखाऊंगी मैं? लोग तो मेरा मजाक उड़ाएंगे ना। पिताजी बोले, लोगों की खातिर मैं तुम्हारी ज़िंदगी ख़राब होने देता क्या? नामुमकिन है। हमारी बातों से घर में शोर हो रहा था और वो सुनकर घर के मेहमान बरामदे में आ गए। वो तो ये नज़ारा देखकर हैरान रह गए थे। माँ ने जल्दी से मुझे वो मीठा शरबत पिला दिया। अब मेरी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा था, मेरा दिमाग सुन्न होने लगा था, हर तरफ खामोशी छाने लगी थी। देखते ही देखते मैं बहुत गहरी नींद में सो चुकी थी। अगले दिन दोपहर के वक्त जब मेरी आंख खुली, मैं अपने बेड पर लेटी हुई थी। मुझे बहुत अजीब सा महसूस हो रहा था। मेरा दिमाग इधर उधर के माहौल को पहचानने में गलती कर रहा था। मैं यही सोच रही थी कि मैं यहाँ पर क्या कर रही हूँ। फिर मेरे दिमाग में रात वाला मंजर घूमने लगा था और मुझे तो तलाक हो गई है। ये बात सोचते ही मेरा दिल डूब सा गया था। मैं जल्दी से उठ बैठी और भागती हुई बाहर बरामदे में आ गई। सब मेहमान वापस जाने की तैयारियों में मसरूफ़ थे, लेकिन जैसे ही उनकी नज़र मुझ पर पड़ी तो वो मुझे अजीब सी नज़रों से देखने लगे। मेहमानों की नज़रों में मेरे लिए गुस्सा नहीं था और ना ही ताने थे। कुछ ऐसा था जिसे मैं महसूस नहीं कर पा रही थी। माँ ने मुझे देखा तो मेरा हाथ पकड़कर मुझे अपने साथ कमरे में ले गई। कहने लगी, श्वेता तुम दिल छोटा मत करना, मैं तुम्हारा घर ज़रूर बसाऊंगी और एक ऐसे शख्स को तुम्हारा जीवन साथी बनाऊंगी जो तुम्हें सराखों पर बैठाकर रखेगा, तुम्हें दुनिया जहाँ की खुशियाँ देगा। तुम अपना दिल छोटा मत करो बेटा। जब तक तमाम मेहमान चले नहीं गए, मैं माँ के कमरे में ही चुप करके बैठी रही। मुझ में इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं किसी का सामना कर सकूं। जब शोर थम गया तो मैं अपने कमरे में वापस आ गई थी। मैंने अपना मोबाइल उठाया था और रवि के साथ अपनी पुरानी चैट्स पढ़ने लगी थी। उसने हर मैसेज में मुझसे अपनी मोहब्बत का इजहार किया था। उसने हमेशा साथ निभाने का वादा किया था। उसके हर मैसेज में यही लिखा था कि वो मुझे कभी अकेला छोड़कर नहीं जाएगा।
क्या ऐसा भी हो सकता है कि ऐसी बातें करने वाला इंसान धोखेबाज हो सकता है? मेरे दिल से ये बात जा ही नहीं रही थी कि नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तब मुझे अपने पिताजी से बेइंतहा नफ़रत होने लगी थी। उनकी वजह से मेरा घर टूट गया था। मैं लोगों से डरने लगी थी, इसीलिए घर से बाहर भी नहीं निकलती थी। जबकि पिताजी ये सब देखते तो निहायत अफसोस में डूब जाते थे। वो मुझसे कहते, श्वेता, तुम बाहर निकलो, घूमो फिरो, खुद को यूं घर में कैद मत रखो। मैं उनकी बातें एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देती थी, मगर पिताजी मुझे ज़बरदस्ती अपने साथ बाहर ले जाने लगे थे। वो मुझे बहुत ज़्यादा वक्त देते थे। वो मुझे हर वक्त समझाते रहते थे। एक दिन मुझसे कहने लगे, तुम्हें चॉकलेट पसंद है ना? मैंने हाँ में सिर हिला दिया। तो कहने लगे कि तुम चॉकलेट खाने के लिए किस हद तक जा सकती हो? तो मैं बोल पड़ी कि पापा, मैं तो पहाड़ से भी पूछ सकती हूँ। तब पापा बोले, और अगर तुम्हारे सामने मैं एक तरफ बिरयानी रख दूँ और एक तरफ चॉकलेट, तो तुम किस चीज़ को चुनोगी? मुझे हंसी आ गई और मैं बोली कि एक भी मिनट गवाए बगैर मैं बिरयानी ही खाऊंगी, क्योंकि बिरयानी के सामने चॉकलेट की मोहब्बत दिल से गायब हो जाती है। तब पापा बोले, श्वेता, तुम रवि के लिए सिर्फ एक चॉकलेट जैसी हैसियत रखती हो, जबकि पैसे उसके लिए बिरयानी जैसे हैं। उसने तुम्हें पैसों की खातिर छोड़ दिया, तो क्या अब तुम सारी ज़िंदगी उसका रोग अपने दिल से लगाकर बैठी रहोगी? मैं पापा की बातें सुनकर फूट फूट कर रोने लगी। आखिर वो सच ही तो कह रहे थे। रवि ने अगर मुझे छोड़ा था तो इसमें पापा का क्या कसूर था? और ना ही पैसों का, बल्कि असल कसूरवार तो खुद रवि था, जिसकी नीयत ख़राब हो गई थी। उस दिन मैं इतना रोई थी कि दिल से रवि का ख्याल हमेशा हमेशा के लिए निकल गया था। पापा मुझे नई शुरुआत के लिए तैयार कर रहे थे। उन्होंने मुझे एक लड़के की तस्वीर दिखाई तो मैंने अपनी रजामंदी जाहिर कर दी। पिताजी ने लड़के वालों को घर बुला लिया और मेरी और किशन की मुलाकात भी करवा दी। किशन एक अच्छा लड़का था। वो कहने लगा, मुझे मालूम हुआ है कि आपकी पहली शादी ख़त्म हो गई है। मैं जानता हूँ कि लड़कियों के लिए शादी का टूट जाना बहुत ही ख़तरनाक चीज़ होती है और उन्हें बहुत बड़ा सदमा लगता है। मैं आपको इस गम और सच में से निकालने की पूरी कोशिश करूँगा और आपको बहुत ज़्यादा मोहब्बत दूँगा। किशन की बातें सुनकर मेरे अंदर उम्मीद जाग गई। मैंने पापा से कह दिया था कि मैं किशन के साथ शादी करने पर राज़ी हूँ, पर इस बार मैं मंगनी नहीं करना चाहती थी। मैंने सीधा शादी के ऑप्शन का चुनाव किया। इसीलिए सिर्फ 2 ही हफ्तों के बाद ही वो दिन भी आ गया जब मेरी और किशन की शादी हो गई। मैं खुश थी, मगर इस बार शादी की रात के लिए मेरे दिल में बहुत सारे डर और वसवसे उमड़ रहे थे। वो कहते हैं ना कि दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है। मैं किशन के कमरे में बैठी थी। वो बहुत खुश था। मेरे पास आया, मेरा घूंघट उठाया और मेरे हाथ में सोने की अंगूठी पहनाकर बोला, श्वेता, मैं तुम्हें उम्र भर खुश रखने की कोशिश करूँगा। मैं मुस्कुराकर बोली, क्या मुझे आपकी बातों पर यकीन कर लेना चाहिए? किशन ने हाँ में सिर हिला दिया और बोला, जान की बाजी लगा दूंगा, मगर आपकी आंखों में कभी आंसू नहीं आने दूंगा। तभी अचानक किशन के फ़ोन की घंटी बजने लगी। उसने फ़ोन निकाल कर कान से लगाया तो उसके चेहरे की मुस्कुराहट अचानक से गायब हो गई। वो कहने लगा, आप ये क्या कह रहे हैं? मैं आपकी बात समझ नहीं पा रहा। फ़ोन करने वाला आदमी उसे कुछ बताने लगा। उसकी बातें सुनकर किशन कहने लगा कि मैं आपकी बात पर कैसे यकीन कर लूँ। दूसरी तरफ उस आदमी ने पता नहीं उससे क्या कहा, किशन के चेहरे पर अचानक से मुस्कुराहट आ गई। किशन ने फ़ोन बंद कर दिया और मेरा हाथ पकड़कर बोला, श्वेता, मैं तुम्हें डिवोर्स देना चाहता हूँ। उसके ये अल्फाज मेरे दिल पर हथौड़े की तरह लगे। मैं गुस्से में बोली, तुम क्या बकवास कर रहे हो? किशन कहने लगा, श्वेता, मैंने 2 साल पहले ही एक प्राइवेट कंपनी में जॉब स्टार्ट की थी। उस कंपनी ने मुझे बहुत बुरे हालात से गुजारा। तनख्वाह भी बहुत कम थी, जबकि मेरे हुनर के सामने इतनी छोटी नौकरी बिल्कुल भी नहीं जचती थी। हालांकि उस कंपनी वालों ने मेरी वजह से बहुत तरक्की की, लेकिन फिर भी मेरी तनख्वाह नहीं बढ़ाई और ना ही मुझे कोई इज्जत दी। जिस दिन मैं तुमसे मिलने तुम्हारे घर आया था, तब तुम्हारे पापा कहने लगे, मुझे बताओ किशन, तुम्हारी ज़िंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश क्या है? इस पर मैं उनसे बोला कि अगर मुझे 20 लाख रुपए मिल जाएं तो मैं अपना बिज़नेस शुरू करना चाहता हूं। अभी तुम्हारे पिताजी का फ़ोन आया था, वो मुझे 50 लाख रुपए देने के लिए राज़ी हैं,
बदले में उन्हें मुझसे तुम्हारे लिए तलाक चाहिए। मैं तुम्हें तलाक हरगिज़ न देता, मगर एक तरफ तुम थी और दूसरी तरफ मेरा एक बहुत बड़ा सपना। चलो आओ, मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ देता हूँ, क्योंकि अब हम दोनों एक दूसरे के लिए अलग हो चुके हैं। उसकी ये बातें सुनकर मेरा सर चकराने लगा। गुस्से से मेरे गाल लाल हो गए थे। मैं दहाड़ कर बोली, नहीं जाना मुझे तुम्हारे साथ, मैं खुद चली जाऊंगी। किशन मुस्कुराकर बोला, यार मेरी मजबूरी है कि तुम्हारे पापा ने मुझसे कहा है कि अगर तुम मेरी बेटी को छोड़ने आए तभी तुम्हें पैसे दूंगा, इसीलिए अगर मुझे तुम्हारे साथ ज़बरदस्ती भी करनी पड़ी तो मैं उससे भी पीछे नहीं हटूंगा। मैंने सर हिला दिया था। मैं कुछ कहे बिना ही किशन के साथ चल पड़ी। जो मर्द मुझे पैसों की खातिर तलाक दे सकता था, फिर वो कुछ भी कर सकता था। घर के दरवाजे पर किशन ने ही बैल बजाई, जबकि पिताजी मुझे देखकर बोले, आ गई मेरी बेटी। वो ऐसे अंदाज में मुझसे पूछ रहे थे जैसे कि कोई बात हुई ही नहीं है। ऐसा लग रहा था जैसे मैं कहीं घूमने गई थी और वहाँ से वापस आई हूँ। मैं कुछ नहीं बोली। पिताजी बाहर निकलकर किशन से बातचीत करने लगे। तभी मेरी माँ मेरे लिए वो मीठा शरबत फिर से ले आई। माँ और पिताजी ने दूसरी बार भी मेरा घर उजाड़ दिया था। तभी मुझे पीछे से पापा की आवाज़ सुनाई दी कि किशन एक अच्छा लड़का नहीं था, वो तुम्हें खुश नहीं रख पाता। मैं गुस्से में बोली, पापा मुझे हैरत होती है कि आपने करोड़ों का बिजनेस अकेले कैसे संभाला हुआ है, जबकि आप में तो कोई भी फैसला करने की ताकत ही नहीं है। आपको इतना भी नहीं मालूम कि आपके सामने बैठने वाला आदमी अच्छा है या धोखेबाज है। आपको अगर किशन पर शक था तो आपने उससे मेरी शादी कराई ही क्यों? मेरी दहाड़ से मेरी माँ हिल गई और कहने लगी, बेटा ये शरबत पी लो, इससे तुम्हें सुकून मिल जाएगा। मैंने ना में सिर हिला दिया, मगर माँ ने ज़बरदस्ती ही मुझे शरबत पिला दिया और शरबत पीते ही मुझे सुकून मिल गया। मुझे नींद आ गई। अगले दिन मैं बहुत देर से उठी थी। दिन निकल आया था। मैं सोकर उठी तो मेरे घर के नौकर मुझे बहुत हैरत से देख रहे थे। मुझे समझ नहीं आता था कि ये सब क्या हो रहा है। अब मैंने खुद को अपने कमरे के अंदर बंद कर लिया था। मैं किसी से मिलती जुलती नहीं थी। पापा एक दिन मेरे पास आए और कहने लगे कि कितने दिन हो गए हैं, मैं तुम्हारा इंतज़ार करता रहा था कि तुम बाहर आओगी, हमारे साथ मिल जाओगी, बातें करोगी, मगर तुमने तो हमसे दूरी बना ली। मैंने कहा, पापा मुझे बताइए आपने मेरे साथ इतना बुरा क्यों किया? आपने मेरी तलाक क्यों करवाई? पापा कहने लगे, बेटा कभी कभार अपनी औलाद की बेहतरी के लिए इंसान को करना पड़ता है, वरना दुनिया में ऐसा कौन सा पिता होगा जो ये चाहेगा कि उसकी बेटी को मुश्किल हालात का सामना करना पड़े। मेरा बस चले तो तुम्हारे पाँव भी अपनी हथेली पर रखूं, मगर ये दुनिया है बेटा, यहाँ माल और संतान इंसान की आजमाइश के लिए ही है। मैंने जो कुछ भी किया बड़ी तकलीफ़ में किया है। मैं हरगिज़ ऐसा नहीं करना चाहता था। मैंने सर हिला दिया और कहा, पिताजी आखिरी बार था, मैं अब आपको अपने एहसास और अपने जज्बात के साथ खेलने की इजाज़त नहीं दूंगी। पिताजी बोले, हाँ हाँ बिल्कुल वैसा ही होगा जैसा तुम कहोगी। उस दिन के बाद मैं पिताजी और माँ के साथ बैठने लग गई। मेरे दिल में बहुत से सवाल थे। पिताजी मुझे तलाक क्यों दिलाते थे? क्या मेरे दोनों पति बहुत ही बुरे थे? अगर बुरे ही थे तो पिताजी को इसके बारे में पहले से क्यों नहीं पता चलता था? शादी की रात क्या कोई मुखबिर आकर उनको बताता था कि तुम्हारी बेटी का पति अच्छा नहीं है, उसे तलाक दिलवा दो? चलो ये भी मान लिया कि पिताजी को पता चल जाता था, फिर वो 50 लाख की रकम देकर ही मुझे तलाक क्यों दिलवाते थे? मैं अभी इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढ नहीं पाई थी कि पिताजी ने मुझसे कह दिया कि वो मेरी तीसरी शादी कराना चाहते हैं। मैं तो पिताजी की बात सुनकर ही आपे से बाहर हो गई थी। मैं बोली, नहीं नहीं पिताजी, अब बस हो गया। मैं आपको अपनी ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ करने की इजाज़त नहीं दूंगी। पिताजी बोले, बेटा अब की बार मैंने तुम्हारे लिए बहुत अच्छा लड़का ढूंढा है। मैं बोली, पिताजी अगर मेरे लिए लड़का आसमान से भी उतारा जाए तो भी मैं तीसरी बार शादी नहीं करूंगी। पिताजी ने मेरे सामने हाथ जोड़ दिए और फूट फूट कर रोने लगे थे। वो बोले, मैं जब जब तुम्हें उदास देखता हूँ तो मेरे दिल के टुकड़े हो जाते हैं। मेरी बेटी मुझे माफ़ कर दो। मैं अगर तुम्हें यूं ही उदास देखता रहा तो अपनी जान से हाथ धो लूँगा। मैं तो पिताजी की बात सुनकर ही बहुत घबरा गई थी कि वो इस हद तक भी जा सकते हैं। मैं बोली,
पिताजी, आप मुझे मजबूर न करें। पिताजी के आंसू थमने का नाम ही नहीं ले रहे थे, इसलिए मैंने उनकी बात मान ली थी। मैं तीसरी शादी के लिए तैयार हो चुकी थी, मगर इस बार ना तो मेरा दिल और ना ही मेरा दिमाग इस बात की इजाज़त दे रहा था कि मुझे तीसरी शादी करनी चाहिए। बस एक मजबूरी थी जो मुझे निभानी पड़ रही थी। मेरी तीसरी शादी की रात भी मेरी दूसरी दोनों शादियों की तरह ही गुजरी थी। मेरे तीसरे पति ने भी मेरे बाप के कहने में आकर मुझे तलाक दे दी थी। मैं गम और गुस्से से पागल हो गई थी। मुझे समझ नहीं आता था कि क्या करूं और क्या ना करूं। दिल चाहता था कि पूरी दुनिया को आग लगा दूं और अपने बाप के घर से भाग जाऊं। मेरा तीसरा पति भी मुझे मेरे पिताजी के घर छोड़कर चला गया था। अब मुझे अपने पिताजी से नफरत हो गई थी। पिताजी अगर ये सब कर रहे थे तो माँ उन्हें क्यों नहीं रोकती थी, और वो मेरे लिए मीठा शरबत लेकर हाजिर क्यों हो जाती थी। 1 महीना ही सुकून से गुजरा होगा कि पिताजी ने फिर से मेरी शादी की रट लगा ली। वो कहने लगे, मेरी प्यारी बेटी, मैं तुम्हारा घर बसाना चाहता हूँ। मैं गुस्से में बोली, मैं आपके मुंह से दोबारा ये अल्फाज नहीं सुनना चाहती। तो पिताजी कहने लगे, अगर मेरी बेटी का घर नहीं बस सकता तो मेरा घर भी क्यों बसे। मैं तुम्हारी माँ को तलाक देकर उसको खुद से अलग कर दूंगा। मैं पिताजी की तरफ बड़ी हैरत से देखने लगी। क्या ये उनकी मोहब्बत थी मेरे लिए, या फिर वो मुझे ब्लैकमेल कर रहे थे? मगर क्यों और क्यों? अब मेरे होशो हवास पर सवार हो गया था। इसका जवाब मुझे चाहिए ही चाहिए था। इसीलिए मैं बोली, पिताजी ठीक है, मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ। पिताजी ने मेरे लिए लड़का तो पहले ही ढूंढ रखा था, बस मेरी तरफ से इजाज़त मिलने की ही देर थी। मेरी शादी कर दी गई थी। मैंने लड़के की सिर्फ तस्वीर देखी थी। पिताजी कह रहे थे कि शादी से पहले एक बार मिल लो, मगर मैंने इनकार कर दिया था, क्योंकि मैं जानती थी कि इस शादी का अंजाम भी तलाक पर ही होना था। खैर, तय किए गए मुहूर्त के अनुसार मेरी शादी हो गई और मैं अपने चौथे पति की सेज पर बैठी थी। सचिन मेरे पास आया तो कहने लगा, श्वेता, मैं ये नहीं पूछूंगा कि तुम्हारी 3 तलाक क्यों हुई हैं। मैंने तुम्हें दिलो जान से अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लिया है। मैं मुस्कुराकर बोली, तुम फिक्र मत करो, तुम्हें थोड़ी ही देर में पता चल जाएगा कि मुझे 3 बार तलाक क्यों हुई थी। वो हैरत से मुझे देखता रहा और फिर हमारे कमरे के दरवाजे पर दस्तक हुई। तभी सचिन ने उठकर दरवाज़ा खोला। वो बाहर निकल गया था, जबकि मैं धड़कते दिल पर काबू पाकर उसका इंतज़ार कर रही थी कि ना जाने अब क्या होगा। तब सचिन कमरे में आया और कहने लगा, श्वेता, तुम्हारे पापा ने एक आदमी को भेजा था। वो कह रहा था कि मैं तुम्हें तलाक दे दूं तो वो मुझे 50 लाख रुपए देंगे, मगर मैं अपनी बीवी को अपनी इज्जत समझता हूँ और पैसों के लालच में तलाक नहीं दे सकता। ये बात मेरी गैरत के खिलाफ है। मैं बड़ी हैरत से अपने पति को देख रही थी। क्या मर्द ऐसे भी होते हैं जो अपने शब्दों पर जमे रहें, जिनको पैसे का लालच तोड़ न सके, जिनको पैसों का लालच तोड़ न सके। मैं सचिन को आजमाने की खातिर बोली, सचिन, मेरी पहली तलाक भी इसी वजह से हुई थी। मेरे पति मुझे पैसों की खातिर छोड़कर चला गया था। आप क्यों इतनी अच्छी डील अपने हाथों से गंवा रहे हैं? वो मुस्कुराकर बोला, जिंदगी में पैसा ही सब कुछ नहीं होता, पैसा तो हाथों का मेल होता है। मेरे माँ बाप और मेरी बीवी ही मेरी पूरी दुनिया है, ना कि पैसा। सचिन की बातें सुनकर मुझे लगा था कि मेरा दिल खुशी से फट जाएगा। फिर मैं बोली, सचिन, एक बात कहूँ? इस पर उसने हाँ में सिर हिला दिया। तो मैं बोली, मैं इस चीज़ से बेखबर हूँ कि मेरे पिताजी ने मेरे साथ ये सब क्यों किया। मैं अब हकीकत मालूम करना चाहती हूँ, इसीलिए आप मेरे साथ चलें और ये जाहिर करें कि मुझे तलाक दे चुके हैं, फिर सब कुछ पता चल जाएगा। सचिन ने मेरी बात मान ली और हम मेरे माता पिता के घर चले गए। पिताजी सचिन से बात करने लगे, जबकि मैं घर में आकर रोने लगी थी। माँ ने मुझे फिर से वो मीठा शरबत ला दिया। मैंने उनसे नज़र बचाकर शरबत गिरा दिया और कुछ सोने का नाटक करने लगी थी। अभी मुझे 10 मिनट ही गुजरे थे कि हमारे घर में बहुत से लोग आने लगे थे। पहले तो एक नर्स आई थी। उसने मेरा चेकअप किया तो कहने लगी, इसको फिर से पागलपन का दौरा पड़ा है। ये लड़की मर्द को अपने इर्द गिर्द बर्दाश्त नहीं कर सकती, तो आप इसकी शादी करते ही क्यों हैं? ये अपने आप को नुकसान पहुंचाने लगेगी, तब आपको सुकून मिलेगा। फिर एक वकील घर में आ गया। पिताजी ने नर्स की कही हुई बातें वकील को बता दी थीं।
नर्स ने भी वही बात वकील के सामने दोहराई थी। फिर सचिन को भी वहीं पर बुला लिया गया था। वो कहने लगा, वकील साहब, मैं जैसे ही कमरे में पहुंचा, मेरी बीवी ने मुझ पर हमला कर दिया और मुझे मारने पीटने लगी। फिर बोली, तलाक दे दो, नहीं तो मैं अपनी जान दे दूंगी। इसीलिए मैंने तलाक दे दी। ऐसा मुझे श्वेता के पिताजी ने कहने के लिए कहा था, मगर मैंने ऐसा नहीं किया। मेरी पत्नी बिल्कुल ठीक ठाक है। मैं भी उठ बैठी थी और वकील साहब से बोली, ये सब मेरे खिलाफ साजिश है। मेरे पिताजी ने 3 बार मुझे तलाक दिलवाई है। वकील ने सर हिला दिया और बोला, श्वेता, आपके सगे पिताजी ने मरने से पहले अपनी सारी जायदाद आपके नाम कर दी थी, मगर उनकी वसीयत में ये शर्त थी कि जब तक आपका घर नहीं बस जाता, ये जायदाद आपके नाम पर ट्रांसफ़र नहीं हो सकती। आपका सौतेला बाप शायद इसीलिए ये खेल खेल रहा होगा। वो हर बार आपको तलाक दिलवाकर मुझे बुला लेता था और कहता था कि मेरी बेटी घर बसाने के काबिल नहीं है, उसके साथ ज़हनी मसला है, और फिर ऐसा ही बयान आपका पति भी देता था। मैं हक्का बक्का रह गई थी। क्या सच में ये इंसान जिसको मैंने सारी ज़िंदगी पिताजी की तरह चाहा, वो मेरा सगा बाप नहीं था? मैं बोली, माँ, अगर ये शख्स मेरा सगा बाप नहीं था तो क्या हुआ? आप तो मेरी सगी माँ थी ना, फिर आपने ये सब क्यों किया? इस पर सचिन कहने लगा, मैं बताता हूँ। तुम्हारी माँ ने तुम्हारे पिताजी के साथ रहते हुए इस शख्स के साथ मोहब्बत की नज़दीकियाँ बढ़ा ली थी और फिर उसके साथ घर से भागकर डाइवोर्स ले ली थी। तुम्हारे सगे बाप इसी सदमे में चल बसे थे, इसीलिए उन्होंने ऐसी वसीयत की थी। तुम्हारी माँ की आंखों से शायद अभी तक इस शख्स की मोहब्बत की पट्टी नहीं उतरी है, जो ये तुम्हारे साथ ये सब करने से बाज नहीं आई। मैं फूट फूट कर रोने लगी थी। आज मैं भरी दुनिया में तन्हा रह गई थी। सचिन ने ही मुझे सहारा दिया था। मैंने अपने माता पिता के खिलाफ धोखाधड़ी का केस दर्ज कर दिया था। उनको पुलिस पकड़कर ले गई। जिन लोगों ने मुझ पर रहम नहीं किया, भला मैं उन पर तरस कैसे खा सकती थी? फिर जब तक इन लोगों को सज़ा नहीं मिल जाती, इन लोगों की हरकतें बदलने वाली नहीं थी। सारी जायदाद मेरी हो चुकी है। मैं और सचिन ही हर चीज़ का ख्याल रखते हैं। सच है कि पैसा बहुत बुरी आजमाइश है। ये अपने सगे लोगों का खून सफ़ेद कर देता है। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।